दोस्तों, आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ को पढ़ना है तो उसकी हिस्ट्री के बारे में पहले जानें, फिर उसको पढ़ें, क्योंकि अगर जब तक जड़ नहीं पकड़ में आती तब तक समझ में कोई चीज़ नहीं आती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कोलिकर एक साइंटिस्ट था। कोलिकर ने 1850 में 1850 में कीटों की मसल सेल्स में खोज की और इनको साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स का नाम दिया। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। सर्वप्रथम किसने खोज की? कोलिकर ने। कहाँ खोज की? कीटों की मसल सेल्स में। और क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स का नाम दिया। इसके बाद फ्लेमिंग ने 1882 में इन्हें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में देखा और फिला का नाम दिया। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब धागेनुमा संरचना के रूप में देखा और फिला का नाम दिया। कब देखा था? 1882 में। किसने देखा? फ्लेमिंग ने देखा। थर्ड पॉइंट, इसके बाद अल्टमान साहब ने 1894 ईस्वी को इनको बायोप्लास्ट कहा। क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा। ठीक, इसके बाद में आए बेंडा साहब, इन्होंने इनको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया पूछ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? तो बेंडा साहब ने दिया। बाद में होजबूम साइंटिस्ट आए। होजबूम ने एक आए और 1898 ईस्वी में जानकारी दी कि ये सेल में इनके द्वारा क्या होता है? सेल्यूलर रिस्पायरेशन होता है। कौन आया? होजबूम ने 1898 में जानकारी दी कि इनके द्वारा, किनके द्वारा? यानी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा सेल के अंदर सेल्यूलर रिस्पायरेशन होता है, यानी कोशिकीय श्वसन होता है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे। इनको माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के पावर हाउस, सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम सामान्यतः सेल के पावर हाउस के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये सेल को यानी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनको पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। ये प्लांट एंड एनिमल के साइटोप्लाज्म में मिलने वाले ऑर्गेनल्स हैं, स्थायी ऑर्गेनल्स हैं। क्या है? स्थायी, यानी ये स्थायी ऑर्गेनल्स हैं जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? सेल को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ये प्लांट एंड एनिमल्स की दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल। प्लांट यानी पादप और एनिमल यानी जंतु, कोशिका में, दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया एंड स्तनियों की मैच्योर रेड ब्लड कार्पल्स में एब्सेंट होते हैं। रेड ब्लड कार्पल्स कहने का मतलब है लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं आरबीसीज। तो इतना नोट कर। माइटोकॉन्ड्रिया के मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी के बारे में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया छोटे छोटे पार्टिकल्स, महीन फिलामेंट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया छोटे छोटे फिलामेंट कहने का, पार्टिकल्स कहने का मतलब है कणिकाएं। महीन फिलामेंट यानी तंतु या छोटी सलाकाओं, यहाँ पे सलाकाओं छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। छोटी सलाकाओं के फॉर्म में दिखाई देते हैं, सलाकाओं के रूप में दिखाई देते हैं। और ये साइटोप्लाज्म में गति करते हैं, यानी लोकोमोशन करते हैं, अथवा विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। कोई स्पेशल रीजन होता है वहीं तक है ये सीमित रहते हैं। अच्छा, ये क्लब वेस्कुलर रिंग शेप्ड के भी होते हैं। क्लब वेस्कुलर यानी मूंगदर, वेसिकल रिंग यानी छल्लेनुमा होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के शेप जो होते हैं, आकार जो होते हैं, डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट होते हैं। क्या होता है? डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट शेप इनके होते हैं। अब आते हैं प्रोटोजोअन्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या है? सब प्रोटोजोअन्स हैं। तो प्रोटोजोअन्स एनिमल जैसे अमीबा, चेयास में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 5 लाख होती है। कितनी होती है? 5 लाख। जबकि स्पर्म सेल्स यानी मेल का जो स्पर्म होता है उसमें इनकी संख्या कितनी होती है? 20 से 24 तक होती है। कितनी होती है? 20 से 24 तक होती है। तो अब हम देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की परा संरचना हम देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, यानी 2 झिल्लियां होती हैं और 2 चेम्बर होते हैं। 2 कक्ष होते हैं और 2 झिल्लियां होती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अब हम देखते हैं। सबसे पहले मेम्ब्रेन देखते हैं, इसके बाद हम इसके चेम्बर पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एक देखते हैं तो 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर होती है और एक इनर होती है, यानी एक बाह्य और एक आंतरिक होती है।
तो आउटर मेम्ब्रेन यानी बाह्य मेम्ब्रेन को हम पहले समझते हैं। यह स्मूथ यानी चिकनी होती है, यह चिकनी होती है और 60 एंगस्ट्रॉन थिक होती है। क्या होती है? चिकनी होती है और 60 एंगस्ट्रॉन थिक होती है, यानी मोटी होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को चारों ओर से परिबंधित करती है। परिबंधित कहने का मतलब चारों ओर से घेरे रखती है। इनकी मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की तरह ट्राइलैमिलर स्ट्रक्चर होती है और एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से समजातता प्रदर्शित करती है। एंडोप्लाज्मिक हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो यह क्या होती है? यह स्मूथ होती है यानी चिकनी होती है और 60 एंगस्ट्रॉन यानी 60 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को चारों ओर से प्रबंधित रखती है और इसकी मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की तरह ट्राइलैमिलर यानी त्रिस्तरीय होती है, 3 लेयर होती है इसमें। और एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से समझाता यानी सिमिलरिटी को शो करती है। तो इतना नोट। इनर मेम्ब्रेन यानी आंतरिक झिल्ली को समझते हैं। यह लगभग 64 एंगस्ट्रॉन थिक होती है यानी मोटी होती है और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ? जो आउटर यानी बाह्य झिल्ली जो होती है उसके अंदर स्थित होती है तथा 60 से 80 एंगस्ट्रॉन चौड़े यानी ब्रॉड स्थान द्वारा सेपरेट रहती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की कैविटी कहने का मतलब है गुहा, यानी जो गुहा जो होती है, यह माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में पटों के रूप में प्रक्षिप्त रहती है। क्या रहती है? प्रक्षिप्त रहती है पटों के रूप में। इन पटों को माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट या क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेस्ट या क्रिस्टी कहते हैं। क्रेस्ट भीतरी कैविटी को परस्पर क्रेस्ट जो होता है भीतरी कैविटी यानी आंतरिक जो गुहा होती है वो अनेक परस्पर चैम्बर में डिवाइड करती है यानी विभाजित करती है। क्या करती है? चैम्बर को विभाजित करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये जो चैम्बर में डिवाइड कर रही है। आप देख रहे हैं चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं डॉट डॉट जो हमने किया है यहाँ पे, ये मैट्रिक्स है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ये राइबोसोम्स है। क्या है? राइबोसोम्स है। और ये क्या है? ये चार लाइक जो आपको दिख रहा है ये डीएनए है। और ये यहाँ पे जो क्रिस्टी दिख रहा है, क्या दिख रहा है? क्रिस्टी दिख रहा है। और ये ऑक्सीसोम है। ऑक्सीसोम का काम हम अभी पढ़ाएंगे इसके आगे। तो डिवाइड कर देती है। इसके बाद हम चैम्बर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पे आउटर चैम्बर यानी बाह्य कक्ष को देखते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया के 2 चैम्बर के बीच का स्थान है। कहाँ का? 2 चैम्बर के, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 जो चैम्बर होते हैं उनके बीच का स्थान है। ये जो स्थान आपको दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना है फिर भी समझने के लिए है। तो यहाँ पे 2 चैम्बर के बीच का जो स्थान होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बीच का स्थान जो होता है जो क्रिस्टी कोर में भी फैला रहता है। कहाँ फैला रहता है? क्रिस्टी कोर में भी फैला रहता है। ये लगभग 60 से 70 एंगस्ट्रॉन चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा यानी ब्रॉड होता है। इनर चैम्बर को देखते हैं यानी आउटर जो चैम्बर होता है, अंदर जो चैम्बर दिख रहे हैं। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन घिरी हुई कैविटी है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन घिरी हुई कैविटी है जो एक संघनन द्रव यानी लिक्विड द्वारा भरी रहती है या जेल लाइक जो जेल होता है उसके जेल की तरह मटेरियल है, पदार्थ है तथा छोटे मॉलिक्यूल एवं घुलनशील प्रोटीन से युक्त होता है। इसमें कुछ महीन फिलामेंट यानी कणिकाएं, फिलामेंट पार्टिकल्स यानी कणिकाएं भी होती है। क्या होती हैं? कुछ महीन घुलनशील प्रोटीन होती हैं, फिलामेंट होती हैं और पार्टिकल्स यानी मटेरियल भी होते हैं। प्रोटीन्स Mg2+ आयन या प्लस आयन तथा कैल्शियम प्लस आयनों को बांधती हैं। क्या करती हैं? बांधती हैं। तो आइए हम अब समझते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स मैट्रिक्स जो होता है यानी जो अभी ये डॉट डॉट बताया हमने, तो यही मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल यानी छोटे अणु एंड सॉल्युबल प्रोटीन युक्त सांद्रता वाले जेल लाइक मटेरियल है। यानी मैट्रिक्स जो होता है छोटे छोटे अणु
एंड सोलेबल कहने का मतलब है घुलनशील प्रोटीन युक्त सांद्रता वाले जेल लाइक, यानी जेल जो बालों में जैसे लगाते हैं लोग वही उसी तरीके का जेल लाइक मटेरियल होता है। इनमें कुछ महीन फिलामेंट, यानी फिलामेंट कहने का मतलब है तंतु पार्टिकल भी, कणिकाएं भी पार्टिकल भी होते हैं। कणिकाएं Mg2+ आयन एंड कैल्शियम 2+ आयनों का बंधित करने वाले स्थान है। क्या है? स्थान है। इनमें कुछ 70S टाइप और राइबोसोम एंड डीएनए भी पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम एंड डीएनए भी पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं F1 पार्टिकल्स क्या होते हैं। F1 पार्टिकल्स इनर मेम्ब्रेन तथा कैक्टस पर 80 से 100 एंगस्ट्रॉन आकार के, यानी आकार साइज के पार्टिकल्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? पार्टिकल्स। कितने आकार के? 80 से 100 एंगस्ट्रॉन आकार की। ये एक छोटे से वृत्त मेम्ब्रेन से आसंजित रहते हैं। क्या रहते हैं? आसंजित, यानी कहने का मतलब आसंजित का मतलब बंधे रहते हैं एक तरीके से। इन कणों को F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। यहाँ से एक ऑक्सीसोम जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑक्सीसोम है, तो यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ ऑक्सीसोम में क्या होता है? ऑक्सीसोम में एटीपी का निर्माण होता है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है? एटीपी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रियन में इनकी संख्या 10⁵ एंड 10⁵ तक होती है। कितनी होती है? 10⁵ से 10⁵ तक होती है। ईच माइटोकॉन्ड्रियल, यानी प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में इनकी संख्या कितनी होती है? 10⁵ से 10⁶ तक होती है। ये एटीपी के पुंज है। क्या है? पुंज, जो ऑक्सीडेशन एंड फास्फोरिलीकरण में भाग लेते हैं। काहे में भाग लेते हैं? ऑक्सीडेशन, यानी कहने का मतलब है ऑक्सीकरण में भाग लेते हैं और फास्फोरिलीकरण में भाग लेते हैं। अच्छा, ये पार्टिकल्स इनर मेम्ब्रेन के थिकनेस, यानी जो इनर मेम्ब्रेन आंतरिक झिल्ली होती है उसकी मोटाई में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उसकी मोटाई यानी थिकनेस जो होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक। माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन परिवहन तथा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए आवश्यक सभी एंजाइम एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पार्टिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पार्टिकल्स भी कहते हैं। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन परिवहन होता है ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन के लिए सभी एंजाइम जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। एटीपी के लिए एंजाइम भी पाया जाता है। तो एटीपी जो बनता है वो कहाँ बनता है? ये यहाँ पे ऑक्सीसोम में बनता है। ठीक है। तो अभी हम इसके बाद देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या क्या हैं, इसके बाद हम देखेंगे। तो इतना नोट करें आप लोग। ये हम अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन यानी माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कार्य क्या क्या है इसको हम जानते हैं। रिस्पायरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी फूड का रिस्पायरेशन श्वसन और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण फूड का, भोजन का। तो फूड का ऑक्सीडेशन होता है, अतः ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। फूड का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम भी पाए जाते हैं। ऑक्सीडेशन जब फूड का होता है तब हमको क्या मिलती है? एटीपी मिलती है। ऑक्सीडेशन के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया फूड मटेरियल के फॉर्म में संचित स्थितिज ऊर्जा एनर्जी को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं जो सेल के डिफरेंट यानी विभिन्न जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के यूज में आती है। जो एनर्जी जो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करके सेल के विभिन्न
जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए यूज में आती है। इसके अतिरिक्त एनर्जी सेल में एटीपी के फॉर्म में स्टोरेज रहती है। क्या रहती है? स्टोर्ड रहती है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में स्टोरेज रहती है, जो बाद में आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए यूज हो जाती है। क्या हो जाती है? यूज। एटीपी जो होती है, एटीपी जो एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में स्टोरेज रहती है, जो बाद में सेल के विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए जो विभिन्न जो कार्य होते हैं शारीरिक, उनके यूज में आ जाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं हार्निन के सिक्रीशन होता है, यानी एंजाइम जो होते हैं उनका भी सिक्रीशन होता है। हार्निन के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटियोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन होता है। किसका होता है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन होता है, यानी सिक्रीशन यानी स्राव होता है। इनका संबंध जाइमोजाइन कण से, पार्टिकल से, जाइमोजिन पार्टिकल से होता है। ठीक। फूड का मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय की जो क्रिया होती है फूड की, वो भी इसमें होती है। अब यहाँ पे देखते हैं लास्ट, शुक्राणुओं के मध्य भाग के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया एक माइटोकॉन्ड्रियल आच्छाद यानी एक कवर का फॉर्मेशन भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर एक आच्छाद का फॉर्मेशन यानी निर्माण करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। जय हिंद।